की देखरेख में गुरुकुल चल रहा महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी, श्राइन बोर्ड के सम्मानित सदस्य श्री पालेश्वर राय जी, डॉक्टर अशोक भान जी, श्री सुरेश शर्मा जी, डॉक्टर नीलम सरीन जी, रघु मेहता जी, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास वादाखेड़ी जी, यहाँ श्राइन बोर्ड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर के सिन्हा जी, गुरुकुल के प्राचार्य महोदय, सभी आचार्य, डॉक्टर विश्वमूर्ति शास्त्री जी, जम्मू के डीजीपी श्री मुकेश सिंह जी, डिवीजनल कमिश्नर श्री रमेश कुमार जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, श्राइन बोर्ड के परिवार, श्राइन बोर्ड परिवार के सभी सम्मानित सदस्य, 30 तारीख को श्राइन बोर्ड तथा श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल का स्थापना दिवस था। मैं आप सभी को स्थापना दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और स्वीकृति प्रदान की गई। मैं आप सभी को इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सारी बधाइयां देता हूं। यात्रियों की सुविधा के लिए RFID की नई व्यवस्था भी शुरू की जा रही है। मुझे बताया गया है कि 29 काउंटर और कंट्रोल रूम कटरा में बनाया गया है। ट्रैक के 7 लोकेशन पर वेरिफिकेशन काउंटर स्थापित किए गए हैं। स्पिरिचुअल थीम पार्क शुरू करने की दिशा में भी प्रगति है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में उस पर भी काम जल्द शुरू हो जाए। आज गुरुकुल तथा छात्रों के भविष्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। गुरुकुल का एफिलिएशन केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के साथ किया गया है। इस एफिलिएशन से गुरुकुल अनेक मॉडर्न विषय शुरू कर सकता है जो पाठ्यक्रम में मौलिकता, तार्किकता तथा वैज्ञानिकता स्थापित करेगी। गुरुकुल ने जम्मू कश्मीर में संस्कृति और उसके पुनर्जागरण के लिए जो प्रयास किया है उसके लिए सभी गुरुजनों को मैं बधाई देता हूं और आजकल महामंडलेश्वर जी जो उसकी देखरेख कर रहे हैं उनको विशेष रूप से मैं साधुवाद देता हूं। दूसरों मैं समझता हूं कि गुरुकुल का काम केवल शिक्षा प्रदान करना नहीं, श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल ज्ञान और प्रज्ञा, नॉलेज और विजडम का एक मुख्य केंद्र है। पिछले 12 वर्षों से गुरुकुल नए व्यक्तित्व का निर्माण कर रहा है। जम्मू कश्मीर के मजबूत आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नींव का निर्माण भी मैं समझता हूं कि इस गुरुकुल के माध्यम से हो रहा है। आप सबको मालूम है कि 2020 में हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी। तो जो परिकल्पना थी विज्ञान और आध्यात्म को जोड़ने की बात हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति करती है। हमारी नई पीढ़ी अपनी सनातन परंपरा से उतनी ही परिचित होनी चाहिए जितना वो कंप्यूटर और मॉडर्न साइंस से परिचित हो। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से इसका एफिलिएशन मैं मानता हूं इस दिशा में सहायक सिद्ध होगा। देश के पूर्व राष्ट्रपति और प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहा करते थे कि नई खोज, नए इनोवेशन से हमें आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। विज्ञान ने समाज को गरीबी से बाहर निकाला है, लेकिन किसी के संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करना है, विकास करना है, तो नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा पर भी ध्यान देना होगा।
संस्कृत के साथ बच्चों को उन विषयों की भी शिक्षा प्रदान कर रहा है जो उन्हें तमाम चुनौतियों से जूझने की ताकत देते हैं। हम सबकी कोशिश होनी चाहिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप जो सिलेबस में आवश्यक परिवर्तन करना चाहिए उसे भी हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। 2 वर्षों से जम्मू कश्मीर में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है और एक नया स्वरूप शिक्षा को देने की कोशिश की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप अनेक ऐसे परिवर्तन किए जा रहे हैं जो पूरे एजुकेशन सिस्टम को जम्मू कश्मीर तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुकूल बना सके। स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक सभी इंस्टीट्यूशंस को चेतना में परिवर्तन के सेंटर्स के रूप में विकसित किया जा सके, ये कोशिश हो रही है। आज हमारे नौजवान पर्सनल एस्पिरेशन के साथ साथ समाज की सेवा को भी प्राथमिकता दे रहे हैं और मैं समझता हूं एक लंबे समय बाद इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। स्कूली शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो दूसरा सबसे बड़ा योगदान है वो बच्चे में क्यूरियोसिटी पैदा करना, क्यूरियोसिटी जगाना है। जहां क्यूरियोसिटी नहीं होगी वहां कभी आविष्कार जन्म नहीं दे सकता। क्यूरियोसिटी से ही खोज का जन्म होता है, नए विचार पैदा होते हैं और संस्कृत तो एक ऐसा माध्यम है जिसे आज दुनिया के बड़े से बड़े शिक्षाविद सबसे गंभीर वैज्ञानिक भाषा के रूप में स्वीकार करते हैं। इसलिए शास्त्रीय कोर्स में दाखिला लेने वाले स्टूडेंट्स को इंटीग्रेटेड तरीके से अनिवार्य सब्जेक्ट्स, स्किल्स और कैपेसिटी बिल्डिंग पर क्या विकल्प उपलब्ध कराए जा सकते हैं, ये अब हम सबके लिए विचारणीय प्रश्न होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बड़े स्पष्ट तौर पर कहा है कि समसामयिक विषयों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजाइन थिंकिंग, गणितीय सोच को मुख्य विषय के साथ साथ इन्हें भी प्रमोट करना आवश्यक है। और मुझे लगता है कि पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में डॉक्टर अशोक भान साहब जो हर समय यहाँ के हर गतिविधि में शामिल रहते हैं के मार्गदर्शन में, आचार्य और प्रधानाचार्य जी के मार्गदर्शन में ये काम जरूर हम शुरू कर सकें। मॉडर्न एजुकेशन, ट्रेडिशनल एजुकेशन और स्पिरिचुअल एजुकेशन, इन तीनों के सामंजस्य से हम नई पीढ़ी में भविष्य का व्यक्तित्व निर्माण कर सकते हैं। मित्रों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति माइंड को मैकेनिकल बनाने के बजाय नेचुरल तरीके से नर्चर करने पर तरजीह देती है, बल देती है, ताकि मौलिक विचारों के द्वारा बदलते समाज की व्यवस्था के अनुरूप विद्यार्थी अपने आप को ढाल सके। माइंड को स्वतंत्र बनाना यही शिक्षा का मूल आधार होना चाहिए और तभी हम भविष्य का जो ह्यूमन कैपिटल उत्पन्न करना चाहते हैं वो एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल हम जनरेट कर पाए। गुरुकुल के विद्यार्थियों के अंदर स्वतंत्र विचारों को आने दें ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ जीवन के श्रेष्ठतर मूल्यों, हायर वैल्यूज को भी अर्जित कर सकें। पिछले 2 वर्षों में अनेक इनिशिएटिव लिए गए हैं शिक्षा के क्षेत्र में। जैसा मैंने कहा, जम्मू कश्मीर स्कूली शिक्षा विभाग ने एक स्टूडेंट टीचर मेंटरशिप का कार्यक्रम अपने हाथ में दिया है, जो विद्यार्थियों की इंडिविजुअलिटी के लिए लर्निंग गैप को आइडेंटिफाई करना, लर्निंग आउटकम को बढ़ाना, इस दिशा में बड़ा प्रभावी रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि माता वैष्णो देवी गुरुकुल में भी ये व्यवस्था हम लागू करें और शिक्षक अपने शिक्षण पद्धति में जो परिवर्तन आवश्यक है, मुझे लगता है कि उसके कारण कर पाएंगे। एक तरफ जहां विद्यार्थियों की जरूरतों को समझने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर उन जरूरतों के मुताबिक भविष्य उन्मुख विचार बच्चों में जागृत करने के लिए जरूरी परिवर्तन भी किए जा सकें।
मुझे बताया गया 30 से बढ़ाकर 30 कर दी गई। गुरुकुल में हो रहे व्यापक विस्तार और एस्पिरेंट्स की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम है। मेरा एक आग्रह है, गुरुकुल में विद्यार्थी का जीवन चैतन्य की अवस्था है और अगर इस समय का यही उद्देश्य है कि दर्शन और दृष्टि दोनों विद्यार्थियों को मिले और वे समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में अपनी चैतन्य ऊर्जा को समर्पित कर सकें। मित्रों, 1986 में जब श्राइन बोर्ड की स्थापना हुई थी तो श्रद्धालुओं की संख्या आज के अनुपात में काफी कम थी। आज सामान्य तौर पर 8-9 लाख श्रद्धालु हर महीने दर्शन करने आ रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए श्राइन बोर्ड के मानव सदस्यों ने भवन एरिया में श्रद्धालुओं के आवागमन को बेहतर बनाने, उनकी तीर्थ यात्रा को हैसल फ्री करने और आस्था एवं सांस्कृतिक विरासत के केंद्र की भव्यता एवं गौरव को पुनर्स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं हेलीपैड, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड, पार्किंग, अनेक सुविधाएं यहाँ हैं। कल ही दिल्ली में एक जम्मू कश्मीर प्रशासन और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की एक सब्सिडियरी कंपनी है, नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड, उसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर हुआ और मल्टी मॉडल टर्मिनल कटरा में बनेगा और मैं समझता हूं कि आधुनिक सुविधाओं वाला वो युक्त होगा। और गडकरी जी ने आश्वस्त किया कि जो बेस्ट आर्किटेक्ट हैं, 4-5 विकल्प थे, हम लोगों ने देखा भी उसे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये इंटर मॉडल स्टेशन बनने से यात्रियों को भी बहुत सुविधा होगी, कटरा के निवासियों और आसपास के रियासी जिले के रहने वाले लोगों के विकास में भी मदद मिलेगी। माता वैष्णो देवी के अनुकंपा से पिछले 2 वर्षों में बेहतर सुविधा एवं संसाधनों के लिए अनेक नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए और पवित्र भवन पर भीड़ जमा होने से रोकने के लिए क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। स्काई वॉक पिछले महीने शुरू किया गया था। मुझे उम्मीद है कि समय सीमा के भीतर ये परियोजना पूरी कर दी जाएगी। अनेक नए इनिशिएटिव भी बोर्ड के सदस्य ले रहे हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है कि दुनिया भर से आने वाले तीर्थयात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं मिले, स्थानीय अर्थव्यवस्था तथा तीर्थ यात्रा के बीच संबंध और मजबूत हो। इसके लिए स्पिरिचुअल टूरिज्म सर्किट के विकास तथा प्रमोशन पर भी जम्मू कश्मीर प्रशासन काम कर रहा है। जम्मू संभाग के गौरव और धार्मिक आस्था के प्रतीक पुरमंडल, उत्तरवाहिनी, मनसर, सुरसर, शिवखोड़ी जैसे अनेक महत्वपूर्ण स्थानों को देश के रिलीजियस टूरिज्म सर्किट पर लाने का प्रयत्न किया जा रहा है। परंपरा, आधुनिकता के संगम एवं इन स्थानों की संभावनाओं से स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण एवं पुनरुद्धार के लिए भी सुनियोजित योजना बनाकर काम शुरू किया गया है। जम्मू, कठुआ, रामबन, रियासी, सांबा, उधमपुर और बाकी यूनिट 18 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो वर्षों से उपेक्षित थे। लंबे समय के इंतजार के बाद इन सभी स्थानों के पुनर्निर्माण की स्वीकृति और धन उपलब्ध करा दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ये कार्य भी पूरा हो जाएगा। आज जम्मू कश्मीर पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य निर्धारित कर रहा है और उसे प्राप्त भी कर रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में सिर्फ रियासी जिले के 212 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पूरे किए गए थे। ये मैं समझता हूं कि एक नया रिकॉर्ड है। इसी प्रकार अगर पूरे जम्मू संभाग की मैं बात करूं तो 19,724 डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट जम्मू संभाग में पूरे किए गए। अब ये जो स्पीड है या स्केल है, मैं समझता हूं कि शायद पहली बार जम्मू कश्मीर के लोग देख रहे हैं।
आंकड़े इस बात की तरफ इंगित करते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में, खासतौर से 2-3 वर्षों में प्रगति किस गति से आगे बढ़ रही है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज न सिर्फ कार्य पद्धति बदली है, बल्कि जनता की आकांक्षाओं और उनकी जरूरतों के मुताबिक संसाधन भी उपलब्ध कराए जा रहे। स्वाभाविक रूप से जब व्यवस्था बदलती, लोगों की उम्मीदों के अनुरूप काम होता है तो अपेक्षाएं भी समाज की बढ़ जाती और ये अच्छी बात है। अपेक्षा तभी होती है जो लोगों को लगता है कि काम हो सकता है। आज जम्मू कश्मीर प्रशासन का एक संकल्प है, समाज का कोई भी वर्ग हो, चाहे वह आदिवासी समुदाय के लोग हों, अनुसूचित वर्ग के लोग हों, पिछड़े समाज के लोग हों, महिलाएं हों, युवा हों, वो कोई भी समाज का अवयव विकास की मुख्य धारा से अलग न रहे और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं को क्रियान्वित किया जाए, इसकी कोशिश हो रही है। मित्रों, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, योग्यता और पारदर्शिता ये हमारे शासन की नीति का मूल आधार है और इसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है। कुछ लोगों को इससे तकलीफ भी हो रही है और इसीलिए विगत कुछ दिनों में कुछ कटु और बड़े निर्णय हमें करने पड़े। चाहे वो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हो, फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट की परीक्षा और जूनियर इंजीनियर की भर्ती की परीक्षा। अनियमितता की शिकायतें पाई गई थी। बिना देरी एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की गई और जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद ये फैसला किया गया कि जो संदेह लोगों के मन में है ये समाप्त होना चाहिए। इसलिए परीक्षाओं को निरस्त किया गया है और मामले की जांच सीबीआई करेगी। ये हम भरोसा दे सकते हैं कि जिन लोगों ने हिमाकत की है गड़बड़ी की, वो बच नहीं सकते हैं। कानून अपना काम करेगा और कठोर से कठोर दंड उन्हें दिया जाएगा। मैं उन बच्चों की परेशानी भी समझता हूं जिन्होंने परीक्षा दी होगी, उनको भरोसा देना चाहता हूं कि आप में योग्यता है, आप में प्रतिभा है, आप निश्चिंत रहिए। आने वाले अक्टूबर माह में हम परीक्षाएं तीनों खत्म कर देंगे। जो भी प्रतिभावान व्यक्ति हैं, जो हमारे नौजवान योग्य हैं, वो निश्चित रूप से उसमें चुने जाएंगे। लेकिन जो लोग किसी और कारण से चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार में नौकरी मिल जाएगी, तो ये माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद है कि ऐसा हम लोग पिछले 2 साल में न होने दिए हैं और न होने देंगे। योग्यता के अलावा कोई दूसरा आधार नहीं। पहले एक समय था जब नौकरियां बिका करती थी, वो जमाना चला गया है। मैं समझता हूं ये बात सबको समझने की जरूरत है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि अगर हम विकास के दृष्टिकोण से सब मिलकर सामूहिक प्रयास करेंगे तो बड़े से बड़े लक्ष्य को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। जनशक्ति की ऊर्जा अगर जन भागीदारी में परिवर्तित हो जाए तो समाज की व्यवहारिक आवश्यकताओं और क्षेत्र की प्रगति को कोई नहीं रोक सकता है। आइए इस अवसर पर हम सब संकल्प लें, अपने विश्वास को सुदृढ़ करें और माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद हम सबको मिले ताकि जम्मू कश्मीर के विकास को एकमात्र लक्ष्य बनाकर हम सब काम कर सकें। श्राइन बोर्ड के हम अपने सभी बोर्ड मेंबर्स और श्राइन बोर्ड के अपने सभी सहयोगियों का भी व्यक्तिगत रूप से आभारी है और जो पूरी श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ, बिना किसी निजी स्वार्थ के दिन रात यहाँ और क्या किया जा सकता है इस पर काम करते रहते हैं। मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आदरणीय महाराज जी के प्रति विशेष रूप से और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति जी के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। जय माता दी।